कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज के इस अपने YouTube चैनल की श्रृंखला में आपसे चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की। वीडियो के अंत तक बने रहिए और बृहस्पति के अष्टम भाव में होने के रहस्य को समझने का प्रयास कीजिए। आप भी समझिए, हमें भी समझना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के बारे में अगर कोई ये कहे कि हमने सब कुछ समझ लिया, अब मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ, हमें बहुत ज्योतिष की जानकारी है, ये कहना बहुत अतिशयोक्ति है। इसलिए आइए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु की स्थिति पर हम चर्चा करें। एक निवेदन, कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी अमूल्य राय से हमें अवगत कराइए। आपके उत्साहवर्धन से हमें एक नया बल मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए चर्चा करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की। तो सबसे पहले अष्टम भाव, जन्म कुंडली के अष्टम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। नद्युत्तरात्यंत वैषम्य दुर्गे शस्त्रम चायुः संकटम चेत्ति सर्वम रंध्रस्थाने सर्वदा कल्पनीयम प्राचीन नामाज्ञा जातकज्ञः, यानी नदी के आर पार उतरना, किसी जगह चढ़ाई आदि, विषम दुर्ग, ये प्राचीन समय का प्रयोग होने वाला शब्द है, क्योंकि पहले दुर्ग होते थे राजाओं के, तो दुर्ग पर चढ़ना आदि। शस्त्र, आयु, संकट, ये सब का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से करना चाहिए। यानी विशेष है, जन्म कुंडली के अष्टम भाव से हम विचार करते हैं मृत्यु का। मुख्य रूप से मृत्यु के रहस्य को लेकर हम सभी भयभीत रहते हैं, परंतु मृत्यु तो एक ऐसा स्वाभाविक सत्य है जिसका सामना एक न एक दिन हमें आपको सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूर्व जो थे आज वे भी इस संसार में नहीं हैं, और हमारे बाद में होंगे वो भी नहीं होंगे। तो निश्चित बात है कि हमें आपको भी इस संसार में एक समय के बाद नहीं रहना है। तो आइए चर्चा करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति होने से किस प्रकार का फल मिलता है। अब एक यहाँ पर विशेष बात है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव से मुख्य रूप से मृत्यु के बारे में विचार किया जाता है। वैसे तो नदी के पार उतरना, किसी विभिन्न संकट की, किसी विशेष प्रकार के संकट की स्थिति में अष्टम भाव से विचार किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया। अब अष्टम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। तो ज्योतिष के संहिता ग्रंथों में ऐसा लिखा है, सधना स्यान्नरो नूनम यदा सौम्या मृत्यु स्थिता, यानी सधना स्यान्नरो नूनम यदा सौम्या मृत्युस्थिता, यानी सौम्य ग्रह यदि अष्टम भाव में हो तो शुभ कारक होता है। अब यहाँ पर ज्योतिष के संहिता ग्रंथों में भेद है। किसी संगीताकार ने लिख दिया कि कोई भी सौम्य ग्रह अष्टम भाव में होने पर शुभ फल देने वाला होता है। बहुत से ग्रंथों में लिखा है कि नहीं, शुभ ग्रह सौम्य ग्रह शुभ फल नहीं देता है उसका। लेकिन यहाँ पर यानी जो सौम्य ग्रह के बारे, शुभ फल के बारे में लिखा है, इसको भी हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि ग्रह से अधिक उस ग्रह की दृष्टि का विशेष प्रभाव होता है। अब अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति जब बैठे होंगे तो उनकी सीधी सी दृष्टि यानी संपूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर, धन द्वितीय भाव पर भी होगी, क्योंकि जीवन में धन की भी बहुत आवश्यकता है। तो जब धन भाव पर होगी तो व्यक्ति धन से परिपूर्ण होगा।
इसलिए यहाँ पर यानी कुछ संहिता ग्रंथों में सौम्य ग्रह का अष्टम भाव में होना विशेष अच्छा बताया गया है। तो अब चर्चा करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, तो किस प्रकार का फल संहिता ग्रंथों में लिखा हुआ है, विद्वानों ने क्या लिखा है। प्रेम लिखा है कि प्रेस्यो मनुष्यो मलिनोति दीनो विवेकहीनो विनोज्झितस्य नित्यालसः क्षीणकलेबरस्य आयुर्निशेषे वचसामधीशः। लिखा है यानी इसका अर्थ हुआ कि जो अष्टम भाव में बृहस्पति होता है तो ऐसा मनुष्य मलिन, अत्यंत दीन प्रकृति वाला, विवेक और नम्रता से रहित और आलस्य रखने वाला यानी बहुत ही बड़ा आलसी और कृश शरीर वाला होता है, यानी शरीर कमजोर होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का कुछ संहिता ग्रंथों में अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं बताया गया है। अब चूंकि संहिता के बारे में केवल ऋषियों की अपनी सोच है, ऋषियों का अपना अनुमान है, ऋषियों की अपनी साधना है, अपना सिद्धांत है, इसीलिए जो ज्योतिष का संहिता भाग है उसको आज तक हम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं कर पाए। हम कितना भी चिल्लाएं कि नहीं ये विज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन जो संहिता के सूत्र हैं उनकी सटीकता पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, इसीलिए उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज भी नहीं देख पाते हैं। हालांकि जो गणित पक्ष है ज्योतिष शास्त्र का वो अकाट्य है, पूर्णतः वैज्ञानिक है, और ये भी है कि संहिता के आधार पर जो हम लोग भविष्यवाणी आदि करते हैं वह हमारे निजी अनुभव और दैवीय साधना के प्रभाव से सफल होती हैं। तो क्योंकि अनादिकाल से जो मनुष्य का स्वभाव है, कैसे उसने इस ज्योतिष को अपने में हृदयंगम किया, कैसे इस ज्योतिष शास्त्र का विस्तार हुआ। अनादिकाल से मनुष्य ने अपनी सुविधा व आवश्यकता के लिए ग्रह गोलों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित करने की मनुष्य की प्रकृति रही है। उसने जो भी सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रकृति में देखा उसको उसने समझने का प्रयास किया, और इसी उसकी समझ मनुष्य के समझ का ही कारण है कि आज हम चंद्रमा, मंगल आदि ग्रहों पर अपना आधिपत्य जमा चुके हैं, वहाँ पर जीवन की संभावनाएं हमने ढूंढ ली। तो ऐसे ही प्राचीन काल से ही मानव की प्रकृति रहस्यों को उद्घाटित करने की रही। धीरे धीरे जो ग्रह गोल थे इनको समझने की उपयोगिता बढ़ती गई। कालांतर में यही विधा भविष्य कथन का साधन बनी, यानी ग्रह गोलों को देखकर ग्रह गोलों की चाल के आधार पे ही भविष्य कथन किए जाने लगे। ग्रीक के एक गणितज्ञ, मतलब हम उसको ज्योतिषी नहीं कहेंगे, उसको हम गणितज्ञ कहेंगे या वैज्ञानिक कहें तो और अच्छा है, जिसका नाम था क्लोरेटस लोटियस। ग्रह गोलों पर विस्तृत रूप से शोध किया और पूरे यूरोप में विधा बहुत अच्छे तरीके से फैल गई। हालांकि भारत में होरा शास्त्र नाम का ग्रंथ बहुत पहले से प्रचलन में था, लेकिन वह होरा शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा इसके बारे में सिर्फ एक ही स्पष्ट होता है कि ऋषि जो पाराशर थे उनके द्वारा लिखा हुआ बृहद पाराशर होरा शास्त्र, वही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ संहिता ज्योतिष का है। तो 17वीं शताब्दी में, यानी 17वीं शताब्दी आते आते ये जो ज्योतिष विधा है, ज्योतिष विद्या है, भविष्य कथन का साधन बनती गई। उसका कारण यह था कि भारत में राजाओं का शासन था और राजा अपने यहाँ मंत्री, गणितज्ञ, ज्योतिषी दरबार
राजपुरोहित के रूप में रखते थे। उनका काम था कि राजा को मुहूर्त आदि बता करके राज्य की समृद्धि की कामना करना, राज्य को समृद्ध देखना, राष्ट्र को समृद्ध रखना। अब राजा ने भी कहा अपने राज ज्योतिषी से कि हमें फला यानी किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है। आक्रमण कर दिया गया। दूसरे राजा ने भी उसका उत्तर दिया। अब जब दो लोग आपस में लड़ेंगे तो विजय तो एक की ही होगी। तो उस परिस्थिति में तो जो राज ज्योतिषी थे 17वीं शताब्दी के, उन्होंने विचार किया कि ये कैसे संभव हुआ। भाई जब दोनों ने मुहूर्त देखा तो खोज का विषय बना कि राजा का जिस समय जन्म हुआ है उस समय के ग्रह गणना के आधार पर विचार किया जाए। तो वहीं से जो जन्म कुंडली की परंपरा है ये वहीं से समृद्ध हुई, यानी 17वीं शताब्दी से ही जन्म कुंडली की जो परंपरा है वो समृद्ध हुई। कालांतर में इसका भारत और उसके समीपवर्ती जो हिंदू राष्ट्र थे जैसे नेपाल आदि, उनका प्रचार प्रसार बढ़ता गया और आज ज्योतिष शास्त्र अपने तरीके से अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर रहा है। हालांकि ज्योतिष का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया, मूल विषय हमारा ये है कि हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से जैसा कि हमने अभी बताया कि अष्टम भाव से मृत्यु का विशेष विचार किया जाता है, तो हम पहले से ही अपने सभी वीडियोज में ग्रह की 12 प्रकार की परिस्थितियों का विधिवत विवेचन करने का प्रयास करते हैं। यानी ग्रह की उच्च राशि उच्च नमांश शुभ वर्ग, नीच राशि नीच नमांश पाप वर्ग, और मित्र राशि मित्र नवांश, वर्गोत्तम शत्रु राशि शत्रु नवांश और अपनी राशि। तो इन्हीं बिंदु यानी मुख्य 12 बिंदुओं को लेकर हम ग्रह की स्पष्टता करने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है तो जैसा कि पहले भी बताया कि हम सिर्फ मृत्यु के बारे में बात करेंगे अष्टम भाव से संबंध, क्योंकि अष्टम भाव से मुख्य रूप से मृत्यु का विचार किया जाता है। तो यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण से हो सकती है। एक केवल ज्योतिष शास्त्र का अपना सिद्धांत है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि केवल एक ग्रह से पूरे फल मतलब फल की सटीकता को यदि आप समझना चाहें कि नहीं यही होगा तो यह असंभव बात है। आप पूरी कुंडली का यानी अष्टम भाव में केवल बृहस्पति का तो हमने विचार कर लिया, लेकिन बृहस्पति भाव अष्टम भाव पर बृहस्पति के साथ साथ अन्य किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, कौन से अन्य स्थानों को बृहस्पति प्रभावित कर रहा है, उन सब का विचार करके ही फल कहना चाहिए। यहाँ पर हम स्थूल फल दे रहे हैं कि यदि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण से हो सकती है। उच्च नवांश में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण कोई जो लंबे समय से चला आ रहा रोग है वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। शुभ वर्ग में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो व्यक्ति कान के रोगों से पीड़ित रहेगा और कान के रोगों से उसकी मृत्यु होने की पूरी संभावना है। नीच राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण उसके अपने ही घर परिवार के लोग बनेंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, यानी व्यक्ति संतान के कारण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, पत्नी के कारण है, और जो भाई बंधु हैं उनके कारण। और यदि देव जन्म कुंडली के अष्टम भाव में नीच नवांश में देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण कोई विषैला रोग बन सकता है, यानी कुछ ऐसा रोग उसे उदर जनित बनेगा जिससे कि कोई विषम बीमारी उसको बन जाए उदर संबंधित, और इस बीमारी के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पाप वर्ग में अष्टम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्ति को भी मतलब उदर जनित बीमारी से मृत्यु होने की संभावना है। मित्र राशि में भी देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं है। उसके साथ विश्वासघात होगा,
और विश्वास, उसी विश्वासघात के चलते वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। मित्र नवांश में यदि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु रक्त कोप के कारण हो सकती है। वर्गोत्तम में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सिर के माने गर्दन के ऊपरी भाग में चोट लगने के कारण हो सकती है। शत्रु राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी हिंसक जानवर के प्रहार से होने की संभावना है। और यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शत्रु नवांश में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु श्वास जनित बीमारियों से होने की पूरी संभावना है। और अपनी ही राशि में अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि हैं तो ऐसा व्यक्ति भोजन के मामले में असावधान होगा। यानी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण उसका बहुत अधिक भोजन करना भी हो सकता है। तो ये हमने आज जन्म कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा एपिसोड पसंद आएगा। पुनः निवेदन कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए अथवा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, अपने घर, मकान, फैक्ट्री, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि का वास्तु परीक्षण कराने के लिए कृपया हमारे स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।